All right. So after this, chemical equilibrium factors which affect the position of equilibrium and everything. कल हमने एंड पे मैंने आपको लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट बताया था, उसकी डेफिनेशन और सब। इसके बाद अब नेक्स्ट जो है वो इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेशंस हैं, तो उसकी तरफ जाते हैं। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स, अच्छा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स आर ऑफ मेनी टाइप्स। हमारे सिलेबस में एएस में वी हैव टू ऑफ द टाइप्स, one of that is Kc and the other one is Kp. Otherwise A2 में जब आप ये चैप्टर पढ़ते हैं इक्विलिब्रिया का, तो you have more equilibrium constants like Kw, Ka, Kb वगैरह। तो AS में Kc and Kp are the two main equilibrium constants. So this Kc is the parent equilibrium constant. ये हम तब यूज करते हैं जब concentrations given होती हैं, K for constant, C for concentration. और Kp is the equilibrium constant for the gaseous reactions. Again K constant के लिए और P partial pressure के लिए। तो जब आपको partial pressures given हो, that is only for the gases. तो जब partial pressures के थ्रू आप equilibrium constant calculate करेंगे तो उसको हम Kp कहेंगे, और जब आप concentrations के थ्रू calculate करेंगे we call it Kc. So first we talk about Kc, उसके बाद फिर नेक्स्ट मैं आपको Kp बताता हूँ। दोनों में सिमिलरिटी है, डिफरेंस सिर्फ वैल्यूज का है कि इसमें सिर्फ कंसंट्रेशन यूज होती है और सेकंड वाला जो है उसमें पार्शियल प्रेशर्स। सो फर्स्ट इज दिस Kc. So technically this Kc is the ratio between product and reactant concentration at equilibrium raised to the respective number of moles. Like जब आपका कोई रिएक्शन अगर रिवर्सिबल है और इक्विलिब्रियम पे है, फॉर एग्जांपल if we have ammonium chloride which dissociates into ammonium and chloride ions, तो इसका अगर आप Kc एक्सप्रेशन लिखते हैं, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस में एमसीक्यूज में तो इट जस्ट कम्स टू राइट डाउन द Kc एक्सप्रेशन इटसेल्फ। जब आप इसका Kc एक्सप्रेशन लिखेंगे तो इट वुड बी प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट है, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट। तो इट वुड बी लाइक कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन, concentration of chloride ions, all this divided by ammonium chloride जो reactant है। कल मैंने बताया था कि जो square brackets हैं that is for the concentration sign। तो ये Kc का जो concept है इसमें हम particularly ये square brackets use करते हैं क्योंकि they're specifically for the concentration। अच्छा, अब जो Kc है it doesn't have any fixed units, no fixed units। इनफैक्ट हर दफा आप यूनिट्स कैलकुलेट करते हैं, और अगेन बहुत से एमसीक्यूज तो एक्सप्रेशन और यूनिट के ऊपर हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड लाइक द यूनिट्स आर करेक्ट फॉर द Kc ऑफ दिस रिएक्शन। अच्छा, आप देखें लेट्स से कि अगर इस रिएक्शन का जो मैंने ये इक्वेशन लिखी थी ऊपर अमोनियम क्लोराइड के आयनाइजेशन की, इसका अगर मैं Kc एक्सप्रेशन लिखता हूँ जो मैंने लिखा है, अगर मैं इसकी यूनिट्स कैलकुलेट करूंगा तो इट वुड बी लाइक अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन मोल पर डीएम क्यूब। कंसंट्रेशन की यूनिट हमारे पास मोल पर डीएम क्यूब है। फिर क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन भी मोल पर डीएम क्यूब, तो डिवाइडेड बाय अमोनियम क्लोराइड कंसंट्रेशन दैट आल्सो इज मोल पर डीएम क्यूब। तो इससे जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएंगी एक जैसी यूनिट्स, तो आई विल बी लेफ्ट विद मोल पर डीएम क्यूब ओनली। लाइक जो भी इधर कंसंट्रेशन की वैल्यूज पुट करके आंसर मेरा आएगा उसकी यूनिट होगी मोल पर डीएम क्यूब। सो Kc हैज नो फिक्स्ड यूनिट्स। समटाइम ये कैंसिल हो जाती हैं सारी और आंसर के साथ फिर आपको लिखना पड़ता है नो यूनिट्स। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें जो भी मैंने बताई हैं। दोज हु हैव जॉइंड नाउ वी डन द इक्विलिब्रियम factors yesterday, like the factors which shift the position of equilibrium accordingly। उसमें टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, प्रेशर, कैटलिस्ट वगैरह डिस्कस किया था हमने। फिर मैंने कल एंड पे ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस वगैरह एक्सप्लेन किया। तो आज हम लोग ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स कर रहे हैं विच इंक्लूड Kc एंड Kp इन AS सिलेबस। Kc और Kp में से सबसे पहले मैं Kc को एक्सप्लेन कर रहा हूँ विच इज द मेन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, and that is actually the ratio between product concentration and reactant concentration at equilibrium raised to the respective number of moles from equation। अब इन सारों के मोल्स कोफिशिएंट 1 है इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन में,
तो इनकी कंसंट्रेशन को मैं पावर 1 पे रेज करूंगा। और फिर इधर मैंने बताया कि केसी की यूनिट्स फिक्स नहीं है, आप हर दफा कैलकुलेट करेंगे। लाइक अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन मोल पर डीएम क्यूब, क्लोराइड इज मोल पर डीएम क्यूब, अमोनियम क्लोराइड इज मोल पर डीएम क्यूब। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल बी लेफ्ट विद मोल पर डीएम क्यूब ओनली एज द आंसर फॉर दिस। फॉर एग्जांपल अगर हम आगे कैलकुलेशन करते हैं, so this is like the first example where I've explained how to write Kc expression and how to find out the units for it. लेकिन अब इसके आगे मैं आप लोगों को एग्जांपल्स दूंगा कैलकुलेशंस की, जो आते हैं क्वेश्चंस एमसीक्यूज में भी आते हैं, स्ट्रक्चर्ड पेपर में भी आते हैं। इससे केसी केपी दोनों आपको मिलेंगे। अगेन कोई क्वेश्चन होगा तो आप उसको देयर एंड देन पूछ लेंगे, बिकॉज अगेन अज्यूमिंग कि ये आप लोगों ने पढ़े हुए हैं स्कूल्स में भी, तो ये एक तरह से क्विक रिवीजन या रिफ्रेशर है। लेकिन अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा तो भी मैं इसको उसी तरह एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जैसे अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम भी इस कॉन्सेप्ट को पढ़े तो he or she should be able to grip it. सर अगर रिएक्टेंट्स 2 हैं और प्रोडक्ट 1 है तो फिर उसकी यूनिट क्या बनेगी केसी की? 1 over mole per dm cube हो जाएगा, मोल इनवर्स dm cube। ठीक है सर। आपने नंबर ऑफ मोल के हिसाब से देखना है। अगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट के मोल्स इक्वल होंगे तो यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे। अगर प्रोडक्ट साइड पे मोल ज्यादा है तो आपके पास अकॉर्डिंगली मोल की यूनिट सॉल्व होगी। अभी जैसे ये एग्जांपल हम कैलकुलेशंस करेंगे, इसमें ये चीजें आ जाएंगी। लेट्स से वी हैव दिस reaction where this carboxylic acid reacts with ethanol to make ester, जो esterification है, that is a reversible reaction, so that makes an ester. Beside that it makes water. अच्छा, अब आपको एक चीज याद रखनी है कि in many calculations initial concentrations are given और उनको यूज करके फिर आप इक्विलिब्रियम concentrations फाइंड करते हैं और फिर आप केसी निकालते हैं। केसी का जो फार्मूला उसमें इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस जाती हैं, इनिशियल नहीं जाती। अब लेट्स से कि अगर ये मेरा रिएक्शन है, इसमें इनिशियल कंसंट्रेशंस इथेनोइक एसिड और इथेनॉल की 2 मोल्स हैं और अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, इनिशियल मीन टाइम 0। इट्स लाइक जस्ट रिएक्टेंट्स है मेरे पास, प्रोडक्ट नहीं है। तो जब प्रोडक्ट क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो टाइम 0 पे आपने उनको 0 सपोज कर लेना है। बट अगर ऑलरेडी एग्जामिनर ने कोई वैल्यू प्रोडक्ट की भी दी हुई है तो आप उसको वही लिख दें जो उसने दी है। आई मीन इट्स वेरी मच पॉसिबल कि आपने एक बीकर लिया, उसमें मैंने दोनों रिएक्टेंट्स लिए और एक प्रोडक्ट भी साथ ही डाल दिया बाहर से खुद ही। तो अगेन जब रिएक्शन प्रोसीड करेगा टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, देन यू नो द इनिशियल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल गेट एडेड अप विद द न्यू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। तो अगर क्वेश्चन में पहले प्रोडक्ट दिया हुआ है तो उसको आप लिख लें, नहीं दिया तो 0 लिखेंगे इनिशियल अमाउंट के लिए। अच्छा, अब इक्विलिब्रियम पे सबसे टिपिकल और कॉमन क्वेश्चन है वो ये है कि एट इक्विलिब्रियम द एग्जामिनर विल गिव यू सम ऑफ द वैल्यू, मे बी लाइक प्रोडक्ट के लिए उसने बता दिया कि ये 0.3 है और बाकी नहीं बताया आपको। तो ये एस्टर 0 से 0.3 पे आ गया, इंक्रीज हुआ है इसमें 0.3 मोल पर डीएम क्यूब। तो अब आपने करना ये होगा कि जो इंक्रीज इन प्रोडक्ट है दैट विल बी डिक्रीज इन रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्टेंट कम होगी प्रोडक्ट बनाते हैं। बट जो रेशियो आपने लेनी है उसके लिए वो इक्वेशन से लेंगे, लाइक mole ratio that you use will be the one that is in the balanced equation, that is 1 mole of this reacts with 1 of this to make 1 and 1 of the water and ester. तो इनकी mole ratio 1:1 है सारी थ्रू आउट। तो अब अगर ये 0 से 0.3 पे इंक्रीज हो रहा है, इट मींस ये रिएक्टेंट साइड पे डिक्रीज होगा रिस्पेक्टिवली, लाइक इसके 1 मोल के अगेंस्ट इन दोनों का 1 and 1 यूज होगा, तो वो यूज उसी रेशो से होगा। अगर ये 0.3 इंक्रीज है तो इधर 0.3 डिक्रीज होगा, इस साइड पे भी 0.3 डिक्रीज होगा। अब ये 0.3 डिक्रीज होगा फ्रॉम द इनिशियल अमाउंट 2 में से। अब 2 minus 0.3 will be like 1.7 for this and 1.7 for the ethanol। अच्छा, अब ये 1.17 हो गए दोनों, और अगर ये एस्टर 0.3 बना तो वाटर भी 0.3 बनेगा, इसमें भी इंक्रीज उसी रेशियो से होगा, क्योंकि the number of moles or the ratio between moles of ester and water is equal, like जितना एस्टर बनेगा उतना ही वाटर बनेगा। तो जब मेरे पास ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस आ जाएंगी सबकी,
प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की, तो इनको फिर मैं केसी एक्सप्रेशन में पुट करके तो आंसर इसका निकाल दूंगा। अब केसी का एक्सप्रेशन टिपिकली एग्जामिनर स्ट्रक्चर्ड पेपर में आपसे पहले कहता है कि राइट डाउन द केसी एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन, तो उसमें आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कर देना है। अच्छा, प्रोडक्ट अगर एक से ज्यादा है या रिएक्टेंट अगर एक से ज्यादा है, उनकी कंसंट्रेशन आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ऐड नहीं होंगी। एक कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं कि उनके बीच में प्लस का साइन लगा देते हैं, तो ये कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई हो रही है। इसी तरह रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन भी, we have this carboxylic acid and the ethanol. अब जो मेरे पास equilibrium concentrations हैं, they'll go in the formula. So product concentrations are like 0.3 mole per dm cube each, 0.3 into 0.3 upon reactants 1.7 into 1.7. अच्छा, अब इसका जो भी आंसर आएगा आप देखें, ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप इसमें अगर नोट करें तो यूनिट्स नहीं बचेंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो इसके आंसर के साथ मुझे लिखना पड़ेगा नो यूनिट्स। उसकी रीजन ये है कि कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब, ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मोल्स की यूनिट्स इक्वल है। और इन अदर वर्ड्स आप ये देख लें कि जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स इक्वल हो, 1+1 और इधर भी 1+1, 2 मोल्स ईच, तो वहाँ यूनिट नहीं बचेंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे सारे। तो ये जो भी आंसर आएगा उसके साथ आप स्ट्रक्चर्ड पेपर है तो क्लियरली लिखेंगे नो यूनिट। बट अगर कोई और क्वेश्चन हो जिसमें मोल रेशियो फर्क हो, ये वाली सारी, तो उधर जो भी यूनिट्स बचे वो आपने लिखे। तो अब हम आपको मैं उस क्वेश्चन की एग्जांपल देता हूँ जिसमें मोल रेशियो इतनी सिंपल नहीं होगी जितनी ये मैंने इस रिएक्शन में रखी है 1:1 के हिसाब से। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि आपको इनिशियल ये गिवन थी, प्रोडक्ट हमने 0 ले लिए, वो गिवन नहीं थे टाइम 0 पे। उसके बाद मुझे 0.3 एस्टर का गिवन था, तो इंक्रीज इन प्रोडक्ट इज डिक्रीज इन रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू रेशियो फ्रॉम द इक्वेशन। तो अब चूंकि एस्टर के अगेंस्ट अल्कोहल एंड इथेनोइक एसिड आर यूज्ड इन द सेम रेशियो, तो उधर जो डिक्रीज होगा वो भी उसी अमाउंट में होगा जितना प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ था। तो 0.3 डिक्रीज इन बोथ रिएक्टेंट विल बी डिक्रीज्ड फ्रॉम द इनिशियल अमाउंट। 2 में से 0.3 निकालेंगे तो 1.7 बचेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूँ, उसको ट्राई करेंगे विद डिफरेंट मोल रेशियोज एंड डिफरेंट वैल्यूज ऑल टुगेदर। सो ये अभी सारा केसी कैलकुलेशन इनिशियली करें। Now let's say if we had a reaction where like gases were given and the number of moles of gases were not equal, like in the equation 2 mole of nitrogen react with 1 mole of oxygen to form 2 mole of nitrogen dioxide. अब इस क्वेश्चन में अगर मुझे इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है, लाइक मुझे N2 की वैल्यू गिवन है 0.8 में सपोज कर रहा हूँ, और उसके अगेंस्ट ऑक्सीजन गिवन है 0.5, और अगेन प्रोडक्ट भी मुझे कुछ दिया हुआ था टाइम 0 पे क्वेश्चन में ऑलरेडी 0.1, और उसके बाद मुझे इक्विलिब्रियम पे in all the 3 values I was just given one of the reactant that is like oxygen, मतलब ये गिवन था सारा। और इसके बाद मुझे एग्जामिनर ने कहा कि जी आप इसका केसी निकाल लें। अब केसी के लिए मुझे पता है कि आई नीड इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, आई हैव द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑलरेडी, बट ये दो मुझे नहीं पता। तो इनको कैलकुलेट करने के लिए आप अगेन रेशियो लेंगे, and the ratio that you'll take will be based on the value given in the question, and that tells me that oxygen has come down from 0.5 to 0.4, that is a decrease of 0.1, right? अब इसमें ये जो 0.1 का डिक्रीज हो रहा है उससे मैं कैलकुलेट कर लूंगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा और दूसरा रिएक्टेंट कितना यूज होगा, ठीक है। अब इफ यू सी तो इधर ऑक्सीजन के अगेंस्ट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 2 मोल्स बनते हैं, डबल बनता है, ठीक है, डबल अमाउंट। तो जितना ऑक्सीजन में डिक्रीज होगा उसका डबल टाइम्स 2 विल बी इंक्रीज इन द प्रोडक्ट, तो इट विल बी लाइक इंक्रीज इन प्रोडक्ट
but that is 0.1 times 2. लेकिन जो reactant कम होता है, decrease in reactant is increase in product, but that is not simply the value that you see कि जी अगर ये reactant 0.1 decrease हुआ तो उतना ही product increase हो जाएगा. आपने मोल रेशियो इक्वेशन वाली यूज करके प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी होगी. 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्स 2 मोल्स ऑफ NO2. तो जब ये डबल बन रहा है तो इसके 0.1 के डिक्रीज के अगेंस्ट इसका 0.1 टाइम्स 2.2 बनेगा. अच्छा, वो जो 0.2 बनेगा आई विल बी एडिंग इट इन द इनिशियल अमाउंट. ये भी पहले से प्रेजेंट था और जो 0.2 एक्स्ट्रा बन रहा है वो टोटल मुझे दे देगा फिर 0.3. इसी ऑक्सीजन के अगेंस्ट फिर मैं ये फाइंड करूंगा कि ये नाइट्रोजन कितना डिक्रीज होगा. अब उसमें भी रेशियो मुझे यूज करनी है. 1:2 है. जितना ऑक्सीजन यूज हो रहा है उसका डबल नाइट्रोजन यूज होगा. So 0.1 का double will be 0.2 and that will be decreased from 0.8. So 0.8 minus 0.2, it will be like down to 0.6. तो ये जो मैंने इधर कैलकुलेशन की है ये इट्स लाइक अ काइंड ऑफ MCQs क्वेश्चन जिसके लिए आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. आप मेंटली ये सारा सॉल्व कर सकते हैं. 0.1, 0.2, 0.6 जो भी वैल्यूज बच रही हैं. हाँ, इसके बाद अगर कैलकुलेशन की बारी आएगी तो वो शायद फिर आपको कैलकुलेटर देखना पड़े. तो Kc will be product concentration divided by reactant concentrations at equilibrium, ये वाली values. But they'll be raised to the respective number of moles from equation. तो product में मेरे पास NO2 है, इसकी concentration और इसके जो moles हैं equation में वो 2 हैं, इसकी power बना देंगे आप 2. Divide by reactant, reactant में I've got nitrogen, इसके moles 2 हैं, मैं ऊपर लिख दूंगा power. Oxygen 1 mole है इसका, वो power बन जाएगा. अब मेरे पास जो concentrations हैं वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की 0.3 है. So it will be like 0.3 square divided by nitrogen is 0.6. That also would be square of that, or oxygen is like given in question 0.4. इससे मेरा आंसर आ जाएगा. और आंसर से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप थोड़ा यूनिट पे फोकस करें. अब देखें इस केस में मेरे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स इक्वल नहीं थे. रिएक्टेंट हैड मोर मोल्स, लाइक डिनोमिनेटर में मोल्स की वैल्यू लार्ज है. ये 2 है और ये 2 + 1 3 है. तो आप देखें ये अगर मैं कैलकुलेशन करूं भी तो इधर नीचे लिख लें. वैसे वर्किंग आपने किए बगैर यूनिट डायरेक्ट ही बतानी होती है MCQs में. तो प्रैक्टिस आप करें इतनी कि यूनिट डायरेक्ट समझ आ जाए. तो ये मोल पर DM³ स्क्वायर, मोल पर DM³ स्क्वायर, ये तो यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगी. तो मेरे पास बचेगी 1/मोल पर DM³. तो जो 1/मोल पर DM³ है इसको आप आंसर के साथ मोल माइनस DM³ लिख सकते हैं. दिस इज फॉर द क्वेश्चन दैट रवि आस्क्ड के अब अगर नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट के ज्यादा हैं तो फिर क्या यूनिट आएंगे, तो वो अकॉर्डिंगली डिसाइड होंगे. ठीक है, इस केस में मेरे पास चूंकि रिएक्टेंट साइड पे 1 मोल एक्स्ट्रा है तो इसकी यूनिट मोल इनवर्स DM³ आ रही है. अब जो भी आंसर आएगा Kc को वो अपने साथ लिख. अब ये क्वेश्चन एक बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है जिसमें इक्वेशन में भी मोल रेशियो फर्क है. जो क्वेश्चन में इनिशियल और इक्विलिब्रियम वैल्यूज आ रही है हमारे पास वो भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट के फर्क है. और फिर आंसर के साथ यूनिट जो है वो भी आपको थोड़ा वर्किंग करके तो लिखनी पड़ेगी. अब अगर इसमें कोई क्वेश्चन है पूछ लें. इसके अलावा एक और डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशन आती है वो मैं आपको बताता हूँ. और वो कैलकुलेशन ये है कि अगर आप जब भी कोई फार्मूला बेस्ड कैलकुलेशन करते हैं, देखिए जैसे ये Kc का फार्मूला है, फार्मूला में मेरे पास देखें एक कांस्टेंट है Kc, फिर ये कंसंट्रेशंस हैं. तो टिपिकली तो आपको Kc कैलकुलेट करने के लिए आता है, लेकिन समटाइम एग्जामिनर आपको Kc की वैल्यू दे देता है और फिर ये कंसंट्रेशंस कैलकुलेट करवा रहा होता है. मे बी किसी की भी कंसंट्रेशन ना गिवन हो, सारी फाइंड करते हैं आप, या हो सकता है कि प्रोडक्ट ही गिवन नहीं है, रिएक्टेंट गिवन है और Kc गिवन है तो आप प्रोडक्ट फाइंड करते हैं. तो ये इनमें से क्वेश्चन MCQs में भी है और स्ट्रक्चर्ड पेपर में भी. तो अब मैं आपको उनकी 1-2 एग्जाम्पल कराता हूँ. अच्छा, अब देखें अगर एक क्वेश्चन है जिसमें like hydrogen reacts with chlorine and that forms HCl, and you were already given the Kc of this reaction as maybe 2, मैं suppose कर. And the question said that it was found that at equilibrium the concentration of
hydrogen was 0.5 and chlorine was 0.5 while this HCl is not known. ये नहीं हमें पता, तो आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि HCl की कंसंट्रेशन आप निकाल दें इक्विलिब्रियम पे। अब जब मुझे Kc गिवन है, रिएक्टेंट कंसंट्रेशंस गिवन है एटलीस्ट, और प्रोडक्ट मुझे फाइंड करना है, तो जो Kc का फार्मूला है that is product upon reactant, so product is like HCl, इसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं इसकी पावर बनाएंगे, स्क्वायर अपॉन रिएक्टेंट that is H2 into chlorine। अच्छा, अब अगर मैं इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करूं, मुझे HCl की कंसंट्रेशन नहीं पता, तो इसको हम सपोज कर लेते हैं, ठीक है। जब आप इसको सपोज करेंगे तो मैंने एक्सपोज कर लिया, तो x और फिर इसका ऊपर स्क्वायर भी आ जाएगा। नीचे मेरे पास जो हाइड्रोजन और क्लोरीन की कंसंट्रेशन है, दे आर लाइक 0.5 और 0.5 टाइम्स 0.5, इसको भी मैंने 0.5 स्क्वायर कर दिया, और दिस इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ Kc गिवन इन क्वेश्चन, दैट इज 2। और इस एक्सप्रेशन में से फिर आपने x निकालना है। x निकालने के लिए पहले तो आप इसका स्क्वायर खत्म करेंगे, और इट विल बी लाइक x अपॉन 0.5 प्लस माइनस आई गेस 1 बनेगा, तो आप पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और इसमें से आप x वर्कआउट कर लेंगे। अगेन इफ the reactants concentrations are given or Kc is given or product concentration in Kc is given, तो जो नहीं given उसको सपोज करके तो फिर आप दूसरे को कैलकुलेट कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस में जो इस तरह से, क्योंकि आपके सिलेबस में यूज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप देखेंगे हमेशा कि जो नंबर ऑफ मोल है रिएक्टेंट प्रोडक्ट के वो इक्वल होंगे। लाइक इधर आप देखें तो 1 + 1 दोनों के 2 मोल्स हैं और प्रोडक्ट में भी 2 मोल्स हैं, क्योंकि वो फिर स्क्वायर रूट से उसका स्क्वायर खत्म हो सकता है। ये वो एग्जांपल है जिसमें Kc गिवन है और एटलीस्ट रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन गिवन है। बट अगर आपको Kc गिवन हो और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में से किसी की भी कंसंट्रेशन गिवन ना हो, या एटलीस्ट रिएक्टेंट्स की कोई इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन हो, तो फिर उसमें कैसे सॉल्व करेंगे, दैट इज लाइक टिपिकली अ स्ट्रक्चर्ड पेपर क्वेश्चन। थोड़ा लेंथी होता है तो उसके 3-4 मार्क्स या 4-5 मार्क्स तक भी आ जाते हैं। उसमें भी आप देखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट प्रोडक्ट के इक्वल रहेंगे, बिकॉज अगेन आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज नहीं कर सकते, तो वो स्क्वायर वगैरह को खत्म करने के लिए अंडर रूट ही लेते हैं हम। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ हाइड्रोजन आयोडीन react to form 2HI, they're both in gaseous state। आयोडीन रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, लेकिन जब ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन में आता है तो पहले वेपर्स में चेंज होता है, फिर जाके ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करता है अपना। अच्छा, इस रिएक्शन में अगर आपको इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है रिएक्टेंट की लाइक 1 और प्रोडक्ट नहीं गिवन, और इसके साथ Kc गिवन है, और फिर आपसे एग्जामिनर कह देता है कि जी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस निकाल दें हाइड्रोजन की, आयोडीन की, HI की, like you were supposed to find the equilibrium concentrations of these। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इक्विलिब्रियम पे इनमें से किसी की भी वैल्यू नहीं पता। लास्ट एग्जांपल में तो मैंने रिएक्टेंट 0.5 लिए हुए थे, ठीक है, और इक्विलिब्रियम पे लिए थे, तो वहां मुझे इनिशियल की जरूरत ही नहीं थी। बट इस क्वेश्चन में मुझे इक्विलिब्रियम की किसी की वैल्यू नहीं पता, तो अब उसमें हम क्या करेंगे, अगेन जैसे मैंने कहा कि डिक्रीज इन रिएक्टेंट इज इंक्रीज इन प्रोडक्ट, तो वी सपोज द डिक्रीज इन रिएक्टेंट, और लेट्स से कि अगर रिएक्टेंट में डिक्रीज अगर हम सपोज कर लें x, तो जितनी हाइड्रोजन में डिक्रीज है उतनी आयोडीन में डिक्रीज होगी, क्योंकि इनकी रेशियो इक्वल है, 1:1 है। बट जितना आयोडीन और हाइड्रोजन में डिक्रीज है उसका डबल HI में इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके मोल्स डबल है। लाइक 1 mole of hydrogen gives 2 moles of HI, double the amount। So if the decrease in hydrogen is x, तो आयोडीन में से भी x डिक्रीज होगा। अब वो x डिक्रीज कहाँ से होगा, 1 से होगा, तो we'll write 1 minus x for hydrogen and iodine, और इधर जो इंक्रीज होगा that will be 2x प्लस होगा, डबल होगा। अगर x है डिक्रीज तो उसका डबल 2x इस साइड पे इंक्रीज होगा, और वो इंक्रीज होगा 0 में, तो 0 + 2x will be simply 2x। जब ये मेरे पास आ जाएंगी वैल्यूज इक्विलिब्रियम के की कंसंट्रेशन के तौर पे,
So I'll just put them in the expression and again work out the value of x from there. That is, Kc is product concentration, that is 2x at equilibrium. So it's 2x और फिर ये जो moles हैं ये power भी आप बनाएंगे 2x square divided by reactant concentration at equilibrium, that is 1 minus x into 1 minus x, and I can write this as 2x square upon 1 minus x square. This equals to the value of Kc given, that is 4. अब again इसका आपने square खत्म करके तो जो value आएगी मेरे पास 2x upon 1 minus x equals to 2, plus minus 2 में से हम 2 लेंगे जो positive value, negative नहीं हो सकता Kc, और इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर से x की वैल्यू निकाल लेंगे. अच्छा, जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो वो आपका आंसर नहीं है, बहुत से स्टूडेंट इसको इधर लाके छोड़ देते हैं. आपने इसको फिर 1 माइनस एक्स करके जो वैल्यू आएगी वो कैलकुलेट करके कंसंट्रेशंस बतानी है, और जो x आएगा उसका टाइम्स 2 प्रोडक्ट आ जाएगा. नाउ दिस इज a typical question which is asked typically in structured paper, where the Kc is given and you have to work out the equilibrium concentrations of reactant product. और अगर आपको initial given है तो आप उसको 1 जो भी given है उससे suppose कर लेंगे डिक्रीज कितना हो रहा है. और जैसे मैंने कहा कि इन क्वेश्चंस में चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलाउड नहीं है, तो ये यहाँ पर पहुंच के स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए आप स्क्वायर रूट अंडर रूट लेंगे इसका. अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू भी ये सॉल्व होती है, बट आपके सिलेबस में क्लियरली लिखा हुआ है कि यूज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नॉट अलाउड इन दीज क्वेश्चंस. तो आपने इसी वर्किंग से इसको सॉल्व करना. अच्छा, अब कोई क्वेश्चन हो इसमें डाउट हो पूछ लें, क्योंकि आई थिंक आई हैव गिवन एनफ एग्जांपल्स फ्रॉम केसी. आई वुड वांट कि मैं थोड़ा केपी को भी एक्सप्लेन करूं. केपी का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज आल्सो सिमिलर टू द केसी, but then instead of concentration we use partial pressures, और formula वही है, product partial pressure upon reactant partial pressure. So it's under the same concept, but that's like only for gases. और उसमें जो एक हम precaution लेते हैं कि उसमें हम square brackets नहीं use करते. This is only for gases. अच्छा, जो गैसेस वाले रिएक्शन है उनका केसी भी निकलता है और केपी भी निकलता है. अभी आप देखें हाइड्रोजन, क्लोरीन, N2O2, जितनी एग्जांपल्स अभी मैंने लिखी हैं इसमें मेजॉरिटी गैसेस थी. तो अगर मुझे कंसंट्रेशन गिवन है गैसेस की, तो उससे जो मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालूंगा दैट विल बी कॉल्ड केसी. बट इफ आई एम गिवन द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द गैसेस, और इफ आई एम यूजिंग द पार्शियल प्रेशर वैल्यूज, तो वो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो फिर केपी होगा. आप इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि गैसेस वाले रिएक्शंस जो है उनका केसी भी निकलता है और केपी भी निकलता है. डिपेंड्स के डेटा आपको कौन सा गिवन है. लेकिन अगर किसी रिएक्शन में गैसेस नहीं है, लाइक लिक्विड्स हैं और एक्विस हैं, तो उनका सिर्फ केसी निकल सकता है, केपी नहीं निकल सकता, क्योंकि लिक्विड और एक्विस चीजों के कोई प्रेशर्स या स्पेसिफिक प्रेशर नहीं है जो वो एक्सर्ट करते हैं. Now, Kp is the ratio between the partial pressure of products and reactants raised to the respective number of moles. जो Kc की definition है वही इसकी है, सिर्फ इसमें partial pressure का हम word use करेंगे instead of concentration. दूसरा इसमें एक precaution आपने याद रखनी है कि never use square brackets for Kp expression. आपने square brackets नहीं लगानी Kp के लिए, क्योंकि जो square brackets हैं वो कंसंट्रेशन का साइन है और वो केसी के लिए. ठीक है, आप राउंड ब्रैकेट लगा दें, कोई ब्रैकेट ना लगाएं, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे. केसी में स्क्वायर ब्रैकेट्स छोड़नी नहीं है आपने, और केपी में स्क्वायर ब्रैकेट लगाने नहीं. अच्छा, अब एक चीज है पार्शियल प्रेशर, जो वर्ड में यूज कर रहा हूँ इसमें बार बार, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं. पार्शियल प्रेशर एक्चुअली इज प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन of a gas into total pressure. किसी भी गैस का जो मोल फ्रैक्शन है उसको आप टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास पार्शियल प्रेशर आ जाता है. और जो मोल फ्रैक्शन है दैट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द मोल ऑफ गैस. जिस गैस का हम पार्शियल प्रेशर निकाल लें उसके मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स. तो मोल फ्रैक्शन is the ratio between moles of gas and total moles of all the gases.
इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं टोटल प्रेशर से तो हमारे पास आ जाता है पार्शियल प्रेशर। अच्छा, अब अगेन जैसे मैंने कहा कि पार्शियल प्रेशर जो है वो इट्स जस्ट लाइक कि अगर आपके पास एक सिलेंडर है उसमें डिफरेंट गैसेस हैं, मिक्सचर है गैसेस का, लाइक हेबर प्रोसेस है, जैसे उसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया वगैरह सारी प्रेजेंट होती हैं। अब ये सारी गैसेस पिस्टन पे प्रेशर एक्सर्ट करती हैं एंड दे कंट्रीब्यूट टू द टोटल प्रेशर। लेट्स से कि अगर हमारे पास इधर एक गेज है जो हमें बता रहा है कि सिलेंडर के अंदर टोटल प्रेशर कितना है, पीटी इज फॉर लाइक टोटल प्रेशर। सो इफ लेट्स से टोटल प्रेशर इज 10 atm, तो फिर मैं टोटल प्रेशर और अगर मुझे गैसेस के मोल्स गिवन है इक्विलिब्रियम पे तो उनको यूज करके आई कैन वर्क आउट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखें कि जो केपी की कैलकुलेशन है इसके लिए हमने प्रेशर यूज करना है। प्रेशर की यूनिट में एटीएम भी आता है, पास्कल्स भी आता है, किलो पास्कल भी आता है, न्यूटन मीटर भी आता है, कोई भी चीज आ सकती है। तो उसमें हमें कोई टेंशन नहीं है कि जी एटीएम यूज किया है कि नहीं, पास्कल किया है, किलो पास्कल किया है। जो फार्मूला हम यूज करेंगे उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यूनिट सेम रहनी चाहिए, चाहे एटीएम है, पास्कल है, जो भी है, सेम यूनिट्स होनी चाहिए। अभी मैं आपको उसके एग्जांपल्स कराता हूँ। दिस इज लाइक द फार्मूला फॉर पार्शियल प्रेशर। और अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे, मेरे ख्याल से जिससे ज्यादा इसको क्लियर होगी चीज। अब लेट्स से कि यही सिलेंडर जो मैंने अमोनिया की मेकिंग के लिए दिखाया है हेबर प्रोसेस में, तो इसके लिए इसी को अगर मैं क्वेश्चन बना दूं, सपोज कर लेते हैं कि लेट्स से कि हमारे पास एक सिलेंडर है एंड दिस सिलेंडर हैज दिस nitrogen reacting with hydrogen to form ammonia and the reaction has reached equilibrium। और इक्विलिब्रियम पे आपके पास जो इनके नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम मोल्स, वो क्वेश्चन में आपको गिवन है। लेट्स से कि नाइट्रोजन के इक्विलिब्रियम मोल्स 0.2 थे, ये 0.4 है और ये 0.7 है। मैं सपोज कर रहा हूँ, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है। इक्विलिब्रियम मोल्स हैव नथिंग टू डू विद द इक्वेशन मोल्स, ठीक है। अच्छा, अब जब मेरे पास ये डेटा है तो इसको यूज करके मैं इसका केपी बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे टोटल प्रेशर भी गिवन है क्वेश्चन में 10 atm, इनके सारों के मोल्स भी गिवन है, तो मैं इन सबका पार्शियल प्रेशर निकाल सकता हूँ। सो the expression for the kp for this reaction would be partial pressure of product, that is ammonia। तो आप अमोनिया का पार्शियल प्रेशर इस तरह से हम लिखते हैं PnH3 और स्क्वायर, ठीक है, PnH3 स्क्वायर, P फॉर पार्शियल प्रेशर, NH3 फॉर अमोनिया, और ये जो स्क्वायर है इसका नंबर ऑफ मोल्स हैं। ये मोल्स इक्वेशन वाले स्क्वायर बनते हैं, पावर बनते हैं। जो क्वेश्चन वाले मोल्स हैं वो नहीं पावर में आएंगे। डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स व्हिच इज नाइट्रोजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन और इसका क्यूब। ये है मेरा फॉर्मूला इसका। अब इसमें जब मैंने वैल्यूज पुट करनी है तो प्रैक्टिस आप इस तरह से करें कि आप, ये नहीं है कि 4 स्टेप्स की पहले आपने पार्शियल प्रेशर की वर्किंग की हुई है फिर आंसर्स निकाल रहे हैं, उसके बाद पुट करके इसी फॉर्मूला में मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर को मल्टीप्लाई करके मैं इनका पार्शियल प्रेशर निकाल सकता हूँ। और वो कैसे निकालूंगा, देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया कैसे निकलेगा, मोल्स ऑफ अमोनिया अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर, ये फॉर्मूला। उसके लिए मोल्स ऑफ अमोनिया कितने देखें 0.7, टोटल मोल्स इनको ऐड कर लेंगे जो आपको क्वेश्चन में गिवन है सारे, 0.2, 0.4, 0.7, so that will be like 0.6 plus 0.7, 1.3, so 0.7 upon 1.3 into total pressure 10, ये मेरे पास आ जाएगा अमोनिया का पार्शियल प्रेशर और इसकी पावर ऑलरेडी 2, डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए भी फॉर्मूला वही होगा, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन 0.2 upon total moles which is 1.3, total moles are sum of the individual moles, so 0.2 upon 1.3 times total pressure which is 10, और फिर इसी तरह से हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर 0.4 अपॉन 1.3 इंटू 10, और हाइड्रोजन के मोल्स 3 हैं तो पावर 3 कर देंगे। अब इसको आप पूरे को सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आएगा उसके साथ जब आपने यूनिट्स लिखनी है तो यूनिट्स इसमें भी आपने डायरेक्टली कोशिश करनी है कैलकुलेट करने की।
लेकिन पार्शियल प्रेशर इस केस में यूनिट में ली हुई ATM टोटल प्रेशर। तो इधर ऊपर आ जाएगा ATM, डू नॉट फॉरगेट दिस स्क्वायर, नीचे भी है ATM, ये भी है ATM बट इसका क्यूब है। तो ये मैंने देखा वैसे ये यूनिट कैलकुलेशन में जो मैथ वाले बच्चे हैं ना वो ज़्यादा गड़बड़ करते हैं, इंस्टेड ऑफ बायो स्टूडेंट्स जिनका मैथ नहीं होता वो इसको बल्कि अच्छा समझ जाते हैं। अब होना तो ये चाहिए कि एक मैथ का जो स्टूडेंट है वो इस एक्सप्रेशन से डायरेक्ट मुझे यूनिट बता सके। तो उसके लिए हमने करना ये होता है कि ऊपर देखे मेरे पास पावर है ATM की स्क्वायर और नीचे पावर ऐड हो रही है, तो ये नीचे मेरे पास डिनोमिनेटर की पावर है ATM 3 + 1 4। तो जब ये ऐड हो रही है इसमें और नीचे पावर 4 है ऊपर 2 है, ये कैंसिल हो जाएगी, इवेंचुअली इट विल बी लाइक ATM 1/ATM स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर नीचे बचेगा ना, तो इसको मैं ATM -2 लिख सकता हूँ डायरेक्ट। तो जो भी मेरा आंसर है उसके साथ ये ATM -2 होगा। अब पेपर में आपने ये इतनी वर्किंग नहीं करनी, करनी है तो रफ में या कहीं साइड पे करनी है। यू नीड और रादर यू शुड हैव अ गुड प्रैक्टिस कि आप देखे वर्किंग किए बगैर ही यूनिट बता दें। और वो इधर से नजर आती है, अगर ऊपर पावर मेरी 2 है और नीचे 3 + 1 4 है तो ये तो कैंसिल हो जाएगी, नीचे बचेगा 1/2 और 1/2 से यूनिट जो मेरे पास आएगी ATM की वो ATM -2 आ जाएगी। इसकी कोई लंबी चौड़ी डेरिवेशंस नहीं है यूनिट की, ना इसकी वर्किंग के मार्क्स हैं, यूनिट लिखने के मार्क्स, और वो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। सर जी जी, प्रेशर जो 10 ATM है ये क्वेश्चन में ही दिया होएगा। 10 ATM प्रेशर क्वेश्चन में गिवन। ओके क्वेश्चन में ये डेटा स्कैटर्ड होता है, ठीक है। अब होता ये है कि क्लास में हम तो ये जिस तरह ये क्लियर करके डेटा मैंने लिख दिया, इधर मोल्स लिख दिया, इधर प्रेशर, तो थोड़ा सा क्वेश्चन जरा इजी हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन में आपको पता है स्टेटमेंट होती है, फिर बीच में इधर उधर की बातें होती हैं, फिर एक डेटा आ जाता है। तो आपने उसको जो भी जब क्वेश्चन आप पढ़ते हैं तो उसमें जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन या डेटा होता है उसको क्लियरली एक पेंसिल से मार्क कर लें कि लाइक इफ एग्जामिनर सेज a mixture of ammonia along with reactant is found to be at equilibrium at a total pressure of 10 atm। तो जैसे ही मुझे पता चला 10 atm टोटल प्रेशर, मैं इसको लिख लूंगा PT टोटल प्रेशर। फिर वो कई मोल्स बताएगा आपको, या बीच में अमोनिया की तारीफें शुरू कर देगा कि ये ऐसी गैस है, इसकी यील्ड बड़ी कम होती है, और वो कहेगा इट वाज फाउंड दैट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया वर 0.2 0.4 0.7 यूजिंग इंफॉर्मेशन गिवन फाइंड KP। तो मेन चीज ये होती है कि आपने जो आपका रिक्वायर्ड डेटा है, जो मेन क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड है, वो आप ढूंढें किधर किधर है। तो जब मुझे पता है कि KP वुड कम बाय द पार्शियल प्रेशर्स और मुझे मोल्स और टोटल प्रेशर गिवन है, तो मुझे पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जामिनर ने रादर इजी किए होते हैं स्टूडेंट के लिए, लेकिन वो उसको अपने कॉन्सेप्ट की वीकनेस की वजह से मुश्किल बना चुका होता है। और वो क्या चीज़ है, लाइक अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपको टोटल प्रेशर भी लिख दूं, ठीक है, लेकिन साथ ही मैं लिख दूं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस, क्वेश्चन में पार्शियल प्रेशर मुझे मिल जाए कि इसका पार्शियल प्रेशर 2 है, इसका 10 है, इसका 30 है, मैं सपोज कर रहा हूँ। तो अब जब मुझे पार्शियल प्रेशर उसने दे दिया तो फिर तो मुझे टोटल प्रेशर की जरूरत ही कोई नहीं है, फिर तो मैंने फार्मूला लगाना डायरेक्ट, और वो क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट रेज टू रिस्पेक्टिव मोल्स, फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, इससे मेरा आंसर आ जाएगा। अब लेकिन ATM यूनिट के लिए प्रेशर, टोटल प्रेशर का बस मुझे फायदा है कि ये यूनिट से ATM के थ्रू निकालने। तो अगर पार्शियल प्रेशर गिवन है तो फिर आप मोल फ्रैक्शन का फार्मूला लगा के मोल्स तो नहीं ढूंढेंगे, जाहिर है वो तो आप ढूंढते रहेंगे, वो तो गिवन ही है क्योंकि पार्शियल प्रेशर उसने डायरेक्ट आपको दे दिया। इस तरह से बहुत से क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको पार्शियल प्रेशर ही दे देता है डायरेक्ट इंस्टेड ऑफ मोल्स। हाँ, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे ट्रिकी आते हैं कि उसमें कोई डेटा नहीं गिवन होगा, कुछ भी नहीं गिवन होगा, टोटल प्रेशर भी नहीं होगा, इनिशियल मोल्स भी नहीं होंगे, कुछ भी नहीं गिवन होगा, बट स्टिल वो आपसे कहेगा बताओ आंसर कैसे आया। उसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को कराता हूँ, लेकिन अब ये लास्ट 3 मिनट्स हैं, आई विल जस्ट स्टॉप इट हियर। तो मैं नेक्स्ट लिंक जनरेट करता हूँ, उसको ज्वाइन करें, उसमें मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ।